नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इलेक्शन में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसी वक्त हम देख सकते हैं कि अब मुल्क में एक इंतखाबी माहौल भी बनना शुरू हो गया है। फाइनली हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ पार्टी सड़कों पर आ रही हैं और बैनर्स फ्लैक्सेस दिखने शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो पार्टीज़ की क़यादत हैं आहिस्ता आहिस्ता आवाम की तरफ बढ़े हैं, रुजू किया है और अपने अपने मंशूर लेकर पहुँचे आवाम के पास और कायल करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगरचे मुश्किलात अपनी जगह बरकरार हैं और ढेरों ढेर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी तरफ से भी ज़्यादातर सोशल मीडिया और कुछ हद तक ग्राउंड पर भी अब कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। और इतवार के रोज़ एक बड़ी कॉल का भी कह दिया गया उनकी जानिब से कि पूरे मुल्क में रैलियां निकाली जाएं और भरपूर किस्म की कैंपेन की जाए इतवार के रोज़। तो ये सारा माहौल है इलेक्शन का इस वक्त। तो क्या हम समझें कि हम फाइनली इलेक्शन मोड में दाखिल हो चुके हैं? और इसके साथ साथ अदालत से जुड़े भी अहम खबरें हैं, जैसा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है कि जहाँ पर उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। तो चौधरी परवेज़ इलाही समेत मुख्तलिफ दीगर रहनुमा अहल करार दे दिए गए इलेक्शन लड़ने के लिए। इससे इलेक्शन और मुकाबला कितना सख्त होने जा रहा है? क्या अभी भी हम कह सकते हैं कि ये मुकाबले दिलचस्प हैं या फिर ये यकतरफा किस्म का इलेक्शन है? इसके ऊपर भी बात होगी। बानी पीटीआई के जो केसेस हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि उनके काफ़ी सारे केसेस जो हैं अब नज़र आना शुरू हो गया है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं या उनमें कितनी कमियां हैं, कितनी उनको सज़ा हो सकती है। काफ़ी कुछ है इस हवाले से भी जो अब चीज़ें जब ट्रायल हो रहा है तो उसमें सामने आ रही हैं। तो उनके केसेस के हवाले से भी तफसीली जायज़ा लेंगे। और एक और अहम जो आज फैसला आया है आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे कि जहाँ पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ जो फैसला था कि जी इसराइल के खिलाफ ये केस सुना जाए, तो इसके ऊपर ये तय पाया है कि ये केस आगे बढ़ाया जाएगा और इसराइल के खिलाफ इस केस की समाअत होगी। तो जनाब, बहुत सारी अहम खबरों के साथ इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज खास खुशामदीद कहती हूँ सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अजमल जामी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ सीनियर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब ये ख़ुद बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस कर लेते हैं मुख्तलिफ ख़बरों का और बड़ा अच्छा इनका तज्ज़िया होता है। जो कोर्ट रिपोर्टिंग में इनकी महारत है वो अपनी जगह। इसके साथ साथ जनाब हमें दीगर भी हम ज़ाहिर राय लेते रहेंगे। आप दोनों हजरात से मैं ये इजाज़त के साथ इमरान साहब से बात का आगाज़ करना चाहूँगी। इमरान साहब, आज यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक जो फ़ैसला आया उसमें हम देख रहे हैं कि अतर मिनल्ला साहब के जो रिमार्क्स थे वो भी बड़े जानदार थे और उसके साथ साथ उन्होंने परवेज़ इलाही साहब, सनम जावेद साहिबा, मेजर ताहिर सादिक साहब और असलम मंजूर साहब, इन सब को इजाज़त दे दी है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए अब चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं? बेशक चंद ही दिन रह गए हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं मैदान में होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सीधी सी बात है कि रिमार्क्स जो भी होते हैं मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के, वो बड़े जानदार होते हैं। मुझे आज तक बता दें कोई ऐसे रिमार्क्स किसी जज के जो ठुस हों, जिसके बारे में कहा जो ठुस होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते, इसलिए रिपोर्ट ही होते हैं जो जानदार रिमार्क्स होते ही वो हैं जो जानदार हों। बाकी रह की बात ये, तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन लड़ना एक बुनियादी हक है, वो किसी भी पार्टी से हो। अब आप ये देखें कि सनम जावेद हों या चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों, इसी तरह से मेजर ताहिर सादिक साहब हों या कोई भी हो, मुझे ये बताएं कि आइन और कानून जब हर पाकिस्तानी को ये हक देता है कि वो अगर वोटर है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है और तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, तो फिर क्यों उस पर पाबंदी हो किसी भी वजह से? दूसरी बात ये कि आप देखें, छोटे छोटे इतराज़ात लगा के किसी को इस पूरे प्रोसेस से बाहर कर देना तो जमहूरियत नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर इस पे तो हुकूमत को ख़ुद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए था और ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल हम सब के लिए जो है वो, आप प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और आप आएँ। आप देखें कि अब इलेक्शन में दिन कितने रह गए हैं और अब भी अगर माहौल नहीं बनेगा, अब भी ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं आपकी इंट्रो की इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि रावी अभी भी पीटीआई के लिए कोई चैन लिख रहा है। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं इंट्रो में। मैंने तो कहा कि क्या ऐसा है, ये क्वेश्चन है कि अब चीजें बेहतर होंगी। मुझे नहीं लगता कि चीजें उनके लिए कुछ ज्यादा बेहतर हों। उसकी बुनियादी वजह ये देखें
हम केस टू केस डिस्कस अगर कर लें, मैं केस टू केस पे डिटेल में बात करती हूँ, क्योंकि हमारे साथ बाकी मेहमान भी, उनका भी एक ओपिनियन ले लें और फिर उसके बाद डिटेल में भी बात करते हैं। साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक तरह के ही केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में जो आज हियरिंग के लिए आए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में जो बेंचेस थे उनके फैसले पीटीआई के हक में आए और उन्होंने लड़ने के लिए अहल करार दिया उम्मीदवार को, जबकि जिस बेंच की सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब कर रहे थे, उन्होंने एक उम्मीदवार को ना अहल ही रखा, उन्हें बरकरार रखा जो फैसला हाईकोर्ट से उनके खिलाफ आया था। तो ये बड़ा दिलचस्प था। इस पे कानूनी तौर पर क्या रीज़न हो सकता है इस बात का कि एक ही तरह के फैसले हैं लेकिन दो बेंचेस अलग फैसला दे रहे हैं और एक बेंच अलग? जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो बेंच था, उस बेंच में जो सवाल था वो थोड़ा सा इनके कोई लंदन में कोई प्रॉपर्टी थी उनके बेटे के नाम, वो एलेज किया गया था कि उन्होंने जो एक एमपीए के कैंडिडेट थे पीटीआई के, कि उन्होंने वहाँ डिस्क्लोज नहीं किया अपनी नामजदगी फॉर्म में। तो लेकिन बाकी जो बेंचेस थे उनके सामने डिफरेंट जो है वो सवालात थे। लेकिन इसमें अगर मजमूई तौर पर हम देखें तो इतने मुज़िका खेज किस्म के ये क्वेश्चन उठाए गए हैं कि मैं हैरान हूँ कि ये मामलात हाई कोर्ट लेवल पर जो है वो क्यों नहीं हल हुए, कि जॉइंट अकाउंट क्यों खोला है। इस पर जी उन्होंने देखें, एक फर्स्ट टाइम एक खातून जो है वो जेल में है, सनम जावेद, वो इलेक्शन लड़ रही हैं और उनके कागजात नामजदगी जी आपने जॉइंट अकाउंट क्यों खोला है उसको पहुंचा दिया है आपने सुप्रीम कोर्ट तक उस मैटर को। आपके जो दस्तखत हैं वो जी जाली हैं। इसी तरह जो दस्तखतों वाली बात है, मैं यहीं पे ऐड कर देता हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के जो नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो मुस्तरद हुए, उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, कल या परसों उस पर समाअत होगी या मंडे को। तो उसमें भी एक बड़ी अजीब किस्म की ड्रामाई सिचुएशन हुई है कि उन्होंने एक दस्तखत किए हैं और वो दस्तखत पे मोहर लगनी थी अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की और उनके दस्तखत होने थे, तो वो आगे नामजदगी फॉर्म जाने थे। तो वो उन्होंने जज साहब को कहा कि जज साहब आप ऑर्डर कर दें, जज साहब ने ऑर्डर कर दिया और जो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट है उन्होंने मोहर और दस्तखत नहीं किया और वो पहुंच गया उनके नामजदगी फॉर्म मुस्तरद कर दिए। तो कितना एक अजीब किस्म का है कि शाह महमूद कुरैशी पिछले 2-3 दिहाइयों से जो पॉलिटिक्स में है उनके जी दस्तखत ही नहीं है। साकिब भाई, अभी भी थरपारकर से उनके मंजूर हो गए हैं कागज और मुल्तान से मुस्तरद हो गए हैं, यानी एक ही बंदा है और एक ही उसके कवाइफ होंगे ना, जाहिर है एक ही जैसे होंगे कवाइफ जो उन्होंने फिल किए होंगे। एक जगह वो मंजूर हो गए, दूसरी जगह कैसे रद्द हो गए? जी जी बिल्कुल। इसी तरह चौधरी परवेज लाई हैं, इनका भी जी आपने जॉइंट अकाउंट क्यों खोला हुआ है। मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि बताएं जी कहाँ लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट में कि जॉइंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते। फिर वो बात आई, मफरूर वाली बात आई, तो मफरूर पे भी उन्होंने कहा कि मफरूर का कहीं लॉ में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये कोई इतने बड़े मेरा ख्याल है इतराज़ात नहीं थे, ये इतराज़ात उसी जो है वो लेवल पे जो है वो ख़त्म हो जाने चाहिए थे, हाई कोर्ट लेवल पे ख़त्म हो जाने चाहिए थे। अब क्योंकि आज 4-3 जो है वो आज वहाँ पे मेन कैंडिडेट हैं जिनके नामजदगी फॉर्म मंजूर हुए हैं, एक कल हुए थे, अभी आने वाले 2-4 दिनों में भी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन एक दफ़ा फिर जो है वो ये शोर जरूर डालेगा कि पहले ही जी वो बैलेट पेपर जो है वो छप चुके हैं, तो अब हम क्या करें, अब ये जी इलेक्शन डिले होने की एक और कोशिश है। अब इलेक्शन कमीशन भी अजीब चल रहा है। इलेक्शन कमीशन एक पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि आपका A to Z इंट्रा पार्टी इलेक्शन 100% परफेक्ट होना चाहिए, और उसके खुद इलेक्शन की हालत ये है कि जिस मामले को छेड़ते हैं उसमें इरेगुलरिटी नजर आती है और फिर वो इरेगुलरिटी को कोई जो है वो कोर्ट में लेके जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जी इसको छेड़ा तो इलेक्शन आउट हो जाए, इलेक्शन डिले होने का खदशा है और ये इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं, हालांकि वो इरेगुलरिटीज मौजूद होती हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है वो बनी है और नजर आई है ये। और एक और बड़ी खास बात है कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता लोगों के जो है वो नामजदगी फॉर्म जो है वो मुस्तरद हुए हैं, उन्हीं पे ऑब्जेक्शन बेज़ाब्तियां हो रही हैं, वो भी एक ही तरफ नजर आ रही है। ठीक हो गया, ये जबरदस्त आपने पॉइंट बता दिए एक ही तरफ से। ठीक। और आज अतर मिनल्ला साहब ने इस तरफ इशारा भी किया अपनी हियरिंग के दौरान, उन्होंने कहा, जिस पे मैं अभी बात भी कर रही थी, कि बड़ा इन्होंने जानदार रिमार्क्स भी दिए कि जमहूरियत के हक में भी, और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक ही पार्टी ऐसा लग रहा है कि निशाने पर आई हुई है।
जी बिल्कुल, एक चीज मैं ऐड कर दूं, मगरचे वो थोड़ी सी सख्त शायद हो जाए, लेकिन हो सकता है कि वो बेंच अगर लार्जर बेंच आजकल जेआईटी भी बनी हुई है, तो वो हो सकता है फैसला हो सकता है अगर लार्जर बेंच होता और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस हसन नल्ला और ये जजेस भी उसमें होते, एक बहुत बड़ा, क्योंकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप इलेक्शन से आउट कर रहे थे, डिसफंक्शनल कर रहे थे, तो हो सकता है फैसला जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकता था। जिस तरह के आज रिमार्क्स आए हैं, वो रिमार्क्स बहुत सारे अगले पिछले मामलात को क्लियर कर रहे हैं कि जो किसने जो है वो पार्लियामान में पहुंचना है, ये अवाम ने फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। इसलिए इलेक्शन कमीशन किसी स्पेसिफिक बंदे के स्पेसिफिक पर्सन उसमें उसके पीछे जो ना जाए। जैसे मुनीर अख्तर के पास जो केस था, वहां उन्होंने भी यही पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा आप एक जो है वो कैंडिडेट के पीछे लगे हुए हैं, मतलब आप पता नहीं क्या मसला है आपको कि एक छोटा सा इतराज। चलिए, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है और मैं इसको आगे भी बढ़ाती हूँ, इस पे मैं फर्दर भी बात करूंगी कि ये बात हो भी रही है कि लार्जर बेंच के लिए दरख्वास्त करनी चाहिए पीटीआई को इसमें, लेकिन अब तो खैर इलेक्शन बहुत करीब है, ये सब पता नहीं कंक्लूड हो पाएगा या नहीं इलेक्शन से पहले। लेकिन जामी, आपके नज़दीक अब जो एक माहौल आपको बनता नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि जो इलेक्शन का एक माहौल होता है उसमें फाइनली हम लोग एंटर हो गए हैं और अब एक कैंपेन नजर आ रही है, मुकाबले भी दिलचस्प और तगड़े होने जा रहे हैं, या अभी भी आप समझते हैं कि फीका इलेक्शन है? बहुत शुक्रिया समीना। जनाब इमरान साहब की सबने सलाम, फैसल साहब की और साकिब साहब को और आपको देखने वालों को। अर्ज यह है कि नहीं जी, गल नहीं बनी, चस नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि हमने 2018, 2013 और 2008 के ये वो 3 इलेक्शन, इस बीच में अनगिनत बाई इलेक्शंस कवर किए। मेरा जो साथी करियर उसकी मैं बात करूँ, तकरीबन मेरा और आपका एक जितने करियर, इस बीच सच्ची बात है, पंजाबी में कहते हैं ना, गोडे गिट्टे जड़े ने वो घिस जाते हैं तो पैरों छाले पै जाते हैं। व्हेन यू गो आउट टू कवर द पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड द इलेक्शन कैंपेन्स, तो लग पता जाता है। आई स्टिल रिमेंबर 2018 और 13 के इलेक्शंस में हम सहाफी थक जाते थे कैंपेन कवर करके, इलेक्शन कवर करके और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और सर्वे कवर करके, बट इट इज नॉट लाइक द सेम। इसमें बहुत बड़ा गैप, और वजह वही है कि एक बड़ी मकबूल सियासी जमात को उस हद तक वो उसने नहीं है फील्ड में जिस हद तक होनी चाहिए थी। और इससे ज्यादा जो एक बात मैं कहूँ दिलचस्प और मज़ेका खेज है, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जहां पे खुली छूट है, उसके बावजूद भी वो उतने पूरे तमाम नजर नहीं आ रहे। और एक पार्टी जो शदीद दबाव या शदीद मसाइल का शिकार है, वो उसके बावजूद लिमिटेड स्कोप में भी, लिमिटेड मार्जिन में भी, दे लुक मोर देन कॉन्फिडेंट इवन ऑन द सोशल मीडिया। तो तीसरी बात यह है जो सबसे अहम है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल में हम देखें कि यही 2 जो फैक्टर मैंने मेंशन किए, इसी बुनियाद पे सियासी जमातें उस एतमाद के साथ कैंपेन में, मुहिम में जा ही नहीं पा रही। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई बहुत ही सीनियर और नामी गिरामी लोग अपने आबाई हलकों में तकरीबन थकी हारी बॉडी लैंग्वेज के साथ जा रहे हैं, जो मैंने खुद विटनेस किया, तो गलत नहीं होगा। आसिन इकबाल साहब, किसी को पसंद हूँ या ना हूँ, आसिन इकबाल साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे कई मसाइल भी हुए, लेकिन ही लुक्स मोर कॉन्फिडेंट देन ऑल ऑफ हिज फेलोज। उसके कॉन्ट्रेरी अगर आप सियालकोट आ जाएं, तो वहां भी एक बहुत सीनियर रहनुमा बैठे हैं नून लीग के, ख्वाजा आसिफ साहब। ये आसिन इकबाल साहब की कैंपेन या उनका कॉन्फिडेंट और ख्वाजा साहब का जो कॉन्फिडेंस है, वो जमीन आसमान का फर्क है। वहां एक मां लड़ रही है इलेक्शन, जो कि खुलेआम कैंपेन नहीं कर पा रही, and Khaja Saab के लिए it is a very tough battle. Things are not the same for him. So is the case in शेखुपुरा, मियां जावेद लतीफ हूं या वेरक साहब हूं। वहां वेरक साहब ने जो बाई इलेक्शन जीता था, मैंने उसे कवर किया था, he did an amazing job। और उनका ही फॉर्मूला था जो उन्होंने खान साहब को दिया था बाई इलेक्शंस के लिए, कि हम हर हल्के में वकला की टीमें खड़ी करेंगे इलेक्शन डे के ऊपर, टू मेक श्योर कि हमारी जो कंप्लायंस है और हमारे जो लीगल राइट्स हैं वो इंटैक्ट रहे। और उस कैंपेन को बाय किया गया, एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई कि वो 13-14 जो नून ने जीती थी, उसके बाद 13-14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई। एक और सबसे मेजर कंसर्न जो इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी या दीगर जिम्मेदारान को है, लाहक है और होना चाहिए, वो ये है कि पोलिंग डे पे अगर टर्न आउट ज्यादा हुआ 50% के आसपास, तो फिर मेरा नहीं ख्याल किसी के बस में होगा उसको मैनेज करना। तो इनकी ये जो सिंबल वापस हुआ, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लड़ रहे हैं, किसी को इजाजत है या नहीं है, इस तनाजुर में सोच ये थी कि शायद टर्न आउट कम हो, और टर्न आउट कम होने का एडवांटेज दीगर जमातों को। लेकिन टू माई अंडरस्टैंडिंग, देखें ना, आप एक सिंपल मैसेज करें इमरान खान साहब के नाम,
आपको मालूम हो जाता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, उम्मीदवार कौन सा है, जिनकी आशीर्वाद से खड़ा है उसका सिंबल कौन सा है। और चूंकि बार बार समीना आपको याद होगा, हालांकि जामी इन्होंने जो वेबसाइट बनाई थी वो ब्लॉक भी कर दी गई, लेकिन उन्होंने जो फेसबुक पे इंतजाम किया है कि खान साहब के ऑफिशियल जो पेज है उसके ऊपर जाके आप मैसेज कर एग्जैक्टली उसी जानिब में आ रहा था। अच्छा, वो देखने में वैसे ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, वो देखने वाले को फील आ रही होती है कि मैंने खान साहब को मैसेज किया और खान साहब ने मुझे जवाब दिया। अच्छा, अब दो फैक्टर हैं जिससे नून लीग, पीपल्स पार्टी या हमारे दीगर जो फैसला साज हैं वो बहुत दूर हैं। आई थिंक 15-20 साल दूर उनकी सियासत है। किसी को पसंद हो या ना, मैं तो फेयर तज्जिया कर रहा हूँ। वो फैक्टर जो इमरान खान साहब के आपने फेसबुक पेज वाली बात की, उसमें अहम तरीन बात यह कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां यूथ बल सबसे ज्यादा है, 60-70% यूथ की पॉपुलेशन है। और बार बार मैं रजिस्टर्ड वोटर का डेटा भी दे चुका हूँ कि 18 से 45 बरस वाले जो है वो 8 करोड़ 40 लाख हैं। तो अगर इस यूथ बल्ज में और रजिस्टर्ड वोटर में जो नुमाया तादाद, बड़ी तादाद यूथ की है, किसी एक घर में किसी एक नौजवान को थ्रू फेसबुक मैसेज ये इल्म हो गया कि मेरा कैंडिडेट इस हल्के में ये है और उसका सिंबल ये है, डू यू थिंक उसके लिए मुश्किल है अपनी फैमिली को या अपने पीयर ग्रुप को या सपोर्टर को बताना कि कौन सा है? तो शहरों की हद तक तो जनाब ये काम ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, अलबत्ता देहातों में चूंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डायनामिक्स और होती है, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। पीटीए को वहां एक आम शहरी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। तो मुझे अभी चलो उन्होंने रोब शोप ते पाता है ना जामी साहब, उन्होंने बंदोबस्त करके रोब शोप ते कम से कम पा ही लिया। लेकिन इमरान साहब, मैं थोड़ा सा लाहौर के पर्सपेक्टिव में ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। एक तरफ सनम जावेद साहिबा को इजाज़त मिल गई है, लाइकली मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल 119 से वो मद्दे मुकाबिल होंगी। आलिया हमजा के मद्दे मुकाबिल हमजा शहबाज हैं, जबकि यास्मीन राशिद के मद्दे मुकाबिल मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। तो शरीफ फैमिली के 3 बड़े पिलर्स जो हैं वो 3 ख़वातीन के मद्दे मुकाबिल हैं और वो तीनों ख़वातीन इस वक्त जेल में हैं और उनकी कैंपेन भी नहीं उस तरह से ग्राउंड पर हो पा रही। आपको क्या लगता है, ये पीएमएलएन के हक में बात जा रही है कि जी वो क्लीन स्वीप कर लेंगे, या ये उल्टा उनके मुखालिफ जा रही है कि आप लोग अपने गढ़ में भी इस तरह की सिचुएशन में हैं कि जहां पर एक सिंपथी वोट उधर जेलों में बंद खवातीन के लिए बिल्कुल लोग निकल कर डाल सकते हैं? समीना, एक बात जो जामी कह रहे थे ना, उस पर मैं थोड़ा सा पहले ज़रूर बात कर दूँ, फिर इस पर भी करते हैं। लाहौर में देखें, बात ये है कि ये बड़ा अच्छा पीटीआई ने कर लिया है कि वो खान साहब के आप पेज पे जाएं और वो बता दें, लेकिन एक और इशू है जो अभी वो भी शायद उसका हल निकाल लें कि इस दफ़ा आप देखें कि इवन एक फैमिली के जो वोट है ना वो भी एक जगह पे नहीं है। अब ये नहीं है कि एक फैमिली के अगर 8 वोट है तो वो एक ही पोलिंग स्टेशन पे आने। इस दफ़ा पोलिंग स्कीम इतनी कन्फ्यूजिंग है कि ये आखिरी वक्त तक पता नहीं चलेगा कि भाई ने वोट कहाँ डालना है, बहन ने, बाप ने कहाँ, बेटे ने कहाँ। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि देखें सियासत जो है, वैसे इमरान साहब इसमें भी आपको लगता है ये भी सोचे समझी तरीके से इस तरह किया गया कि सारा स्कैटर कर दिया गया है एक घर का हर वोट, ताकि मुश्किल ही पै जाए बंदा को रह नहीं दो? वो मैं अक्सर आपसे पूछता होता हूँ कि आप मैं मासूम हूँ, मैं मासूम हूँ। सादा है या जानबूझ के करती हैं? यहाँ कोई चीज नहीं, ये इमरान साहब जानबूझ के करती है, मैं मासूम हूँ। जामी साहब, गुजारिश ये है कि ये जानबूझ के ही किया गया, ऐसे अपने आप नहीं हो जाता। ठीक हो गया। मामला ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं, मैंने कहा जरा रिकॉर्ड पे ले आए इमरान साहब की जुबानी। रिकॉर्ड पे तो सारी चीजें सबके सामने, इस पे आप क्या कहें? चलिए लाहौर पे आ जाते हैं। लाहौर की जो बात है, देखिए वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये सियासत जो है ना, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये आप अगर ये समझे ना कि जी आलिया हमजा हों या सनम जावेद हों या डॉक्टर यास्मीन राशिद हों तो ये जेल में है, तो हमारे सियासी लीडर, माफ़ कीजिएगा, कोई भी, इवन इमरान खान साहब भी अगर इलेक्शन लड़ रहे होते और उनके मुखालिफ भी कोई खातून जेल में होती तो वो अज़मा बुखारी अगर उनके मुकाबले लड़ रही होती और जेल में होती तो खान साहब भी जो है ना ये ना कहते कि नहीं उन्हें बाहर कड्डो तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ये हमारे यहाँ एक इस तरह की चीज़ है, अलमिया है। इतना खान साहब वैसे कोई वो मुझे याद आ रहा है वो मैच में वो श्रीकांत को शायद गलत आउट दिया था या नहीं था, तो वो खान साहब ने उन्हें वापस बुलवा लिया था कि नहीं भाई पहले दोबारा, वो आपको जब तक वो सेटिस्फाई ना हो। याद आ रहा है आपको क्रिकेट मैच, सियासत में तो इन्होंने सियासत में तो समीना काश किसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा उन्होंने सियासी मैदान में भी किया होता। ये ऐसे सियासी मैदान में जब वक्त था कि श्रीकांत को दोबारा बुलाया जाता, उससे हाथ मिलाया जाता, उसे बारी दी जाती, काश ये वही मुजाहरा करते तो मकबूलियत की हिफाजत भी होती और कबूलियत भी होती।
और जामी साहब सियासी मैदान में तो वो खुद धक्के मारते रहे हैं, सियासी मैदान में तो खुद जो है ना दीवारें गिराने वालों के साथ। लेकिन वो ईवीएम भी तो लेके आए ना, ईवीएम भी तो वो लेके आ रहे थे ताकि फ्री एंड फेयर मैच हो, न्यूट्रल अंपायर हो। न्यूट्रल अंपायर तो खान साहब ने मुतारिफ कराए थे। उसमें फिर 3 साल की जो इक़्तिदार है वो आप थर्ड अंपायर। मैं आपकी बात से वैसे इत्तेफाक करती हूँ, ऑन अ लाइटर नोट ये बात जरूर मैं करी थी, लेकिन जामी इस बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, मेरा ख्याल है तमाम पॉलिटिशियंस अगर जो वो रूल्स ऑफ द गेम पे एक साथ डिसाइड कर लेना तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए आगे चलना, वरना फिर इनके साथ यही होता रहेगा जो हम बार बार देखते हैं कि कोई तीसरा बार से यूज करता रहेगा। कल जो है मैंने सवाल किया था, साकिब भाई भी कुछ कर लें फिर मैं कुछ। अच्छा जामी साहब मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि ये जो लाहौर की आपने बातें की है ना, देखिए ये वो हल्के हैं जो मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाते हैं। इस वक्त जो भी फिजा आपके या हवा के, ये मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इसलिए प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी कि जो मद्दे मुकाबले हैं उनकी उस तरह से कैंपेन ही नहीं है। अब सनम जावेद है, वो बेचारी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी कैंपेन किसने चलानी है, किसने उसके पीछे पैसे लगाने हैं? क्यों पोलिंग देखें, पोलिंग डे पे सबसे अहम किरदार होता है पोलिंग एजेंट का। तो जब पोलिंग एजेंट ही अगर उन्हें दस्तयाब नहीं होंगे तो कौन से वोट और कौन सी बात? ठीक बात। और वैसे भी वो पहली दफा उतर रही हैं, उनकी टीम उस तरह से वर्कर्स की जाहिर है वो है। साकिब भाई भी शायद कुछ ऐड कर रहे थे। साकिब भाई जल्दी से ऐड कर दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। लाहौर में मैं तो बिलावल वाले मामले पर भी अपसेट देख रहा हूँ। अच्छा, रीजन है जी। मैं अभी आपसे दिलचस्प तज्जिया सुनती हूँ। जामी होल्ड ऑन, बड़ा आपने एक दिलचस्प बात छेड़ दी है। साकिब भाई अगर आपको शॉर्ट कमेंट ऐड करे थे पिछली बात पे तो कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि कल जो है वो जेल में वो बात हुई थी उनसे, जो बात पॉलिटिकली की जा रही है कि वो एंगेजमेंट क्यों नहीं खान साहब करते, तो उनसे यही स्पेसिफिक मैंने सवाल पूछा था कि आप जो है वो पॉलिटिकली लोगों को एंगेज करने, मुज़ाकरात करने के बजाय दूसरी तरफ क्यों जाते हैं? तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया, उन्होंने कहा कि मैंने कब कहा है कि मैं नहीं जो है वो बात करता, लेकिन उन्होंने कहा कि आप देखें कि मैंने जिनसे बात करनी है वो भी तो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। तो हम फिर आखिर में रिजल्ट यही निकलता है कि जो जहाँ पे ताकत के मरकज है फिर बात उनसे की जाए। तो कहते हैं कि आज जो नवाज शरीफ साहब कहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, तो ये उनका जवाब था। इमरान खान साहब थे। यही तो मसले की बात है। लेकिन चलिए जी इस पे बात करते हैं जी। मेरी कोशिश होगी कि जो अब मुख्तलिफ हल्के हैं, दिलचस्प हल्के, उनके ऊपर बात की जाए, कहाँ पे कांटे के मुकाबले होने जा रहे हैं, और कुछ फर्दर इस पे ऐड ऑन भी करेंगे कि कुछ कोर्ट केसेस जो हैं वो क्या अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आगे क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है PTI का भी और बानी PTI का भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी दिलचस्प बात छेड़ी थी अजमल जामी ने कि बिलावल के हल्के में यानी अन्य 127 में कोई अपसेट वो देख रहे हैं, और वो क्या अपसेट हो सकता है। मैं तो आज गुजरते हुए आ रही थी इसी हल्के से, तो बड़े बैनर्स और बड़ा PTI पीपल्स पार्टी बड़ी पुरजोश इसमें नज़र आ रही है। तो क्या जामी क्या अपसेट हो सकता है, कौन किसको गिरा देगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जितने भी हल्कों में उनके रहनुमा उतरे हैं, सबसे ज्यादा तवज्जो, फोकस और इन्वेस्टमेंट जो है वो बिलावल के लाहौर के हल्के पर है। दैट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टीज पॉलिटिक्स अगर बिलावल यहाँ से जीतते हैं लाहौर से। इट विल बी डिफिकल्ट, और रीजन ये है कि लाहौर है, नून लीग का गढ़ समझा जाता था या है, और अता तारड़ यहाँ खड़े हैं। एडवांटेज जो डिसएडवांटेज है तारड़ साहब को, ये उनकी यानी नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनती। जिस बुनियाद पे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि अपसेट हो सकता है, वो बुनियाद बड़ी दिलचस्प है। असलम गिल साहब ने यहाँ से 34,000 वोट लिए हुए ऑलरेडी, यानी इतना वोट बैंक उनका एग्जिस्ट करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हल्का बड़ा वसी है, अब अजीबोगरीब इसकी डायनामिक्स हैं, इसकी जो डेमोग्राफी है, लेकिन इसमें तकरीबन 70,000 वोट जो है वो माइनॉरिटीज का है। और माइनॉरिटी का जो 70,000 का वोट है वो पिछली बार जो 34,000 मिला था उसमें अक्सरियत उनकी थी। उनका टेट पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा है। उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत टैप कर रही है, उनको ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर रही है। नून लीग के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं, दानिश्वर और तदब्बुर वाले, फहम वाले, जीरक सियासतदान, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो इतनी छोटी डायनामिक्स में जाए। वो जिस एतमाद में उड़ रहे हैं उन्हें लगता है कि सब अल्लाह तवक्कल ही आ जाएगा। तो दिस इज वन मेजर रीजन
why I believe कि बिलावल can do an upset here, which will be a big boost for People's Party. Not only this, आपको याद रहे कि 2018 में लाहौर में 4 सीटें जो थी वो पीटीआई ने जीती थी। तो अगर सनम जावेद अंदर हैं और आलिया हमजा भी अंदर हैं और बाकी भी कैंपेन नहीं कर पा रहे, तो मैं अब जाती राय मेरी ये है कि लाहौर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ये सब मैटर नहीं करेगा। It will be a tough task for Noon League to win against these candidates who are behind the bars, just because of the dynamics of the social media awareness, dynamics of the youth bulge, dynamics of the connectivity between the youth and the PTI social media wings. At least शहरों की हद तक मेरा ख्याल है वो इस डिसएडवांटेज को, हाँ रिवायती तरीकाकार आरओ या इलेक्शन डे को मैनेज करना अपनी जगह मैटर करता है, बट कनेक्टिविटी को उन्होंने वेजअप किया हुआ है। राइट, इंटरेस्टिंग है। लेकिन साकिब भाई ये बताइएगा, एक बहुत जो बड़ा लोगों को खदशा भी है, धड़का भी है, और इसको खुद पीटीआई भी एड्रेस कर रही है कि जो आज़ाद अरकान जो हैं आ रहे हैं मैदान में पीटीआई के, वो आज़ाद नहीं हैं, वो पीटीआई के लोग हैं। और सलमान अकरम राजा साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में रुजू किया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इलेक्शन कमीशन से रुजू करने के लिए कह दिया। ये आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में कुछ फैसला ऐसा दे सकता है कि जी सिर्फ सिंबल गया है, पार्टी तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है और वो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में? इस मसले का आपको क्या हल फ्यूचर में नजर आ रहा है? इसमें क्या हो सकता है? आज अगर बात की जाए तो आज से तकरीबन जो है वो 12-13 दिन जो है वो रह गए हैं इलेक्शन में, और 3 दिन आगे होंगे तो ये 14-15 दिन बनते हैं। तो 15 दिन में ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अब 15 दिनों में ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि पॉलिटिकल पार्टी तो मौजूद है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी के मौजूद होते हुए उनका पार्लिमानी लीडर होगा, या उनकी जो आज़ाद हैसियत है वो क्या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं या इसी पार्टी में रहेंगे? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी डिसाइड होना है। 63(1) है या 2 है, उसका एक सब सेक्शन है, उसके तहत ये मुख्तलिफ जो लॉ अफसरान हैं उनसे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, इनसे बात हुई थी, तो उनका भी ये कहना है कि इसको अभी वजाहत होनी है इसकी। अब मसला ये है कि हाई कोर्ट ने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन इस पे बैठेगा, आर्गूमेंट्स लेगा, उसके बाद फैसला करेगा, फिर ये मामला पहुंचेगा हाई कोर्ट या इवन कह लें कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बैठकर इसको डिसाइड करेगा। लेकिन ये 15 दिन है, इन 15 दिनों के अंदर अंदर इनको डिसाइड होना है इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को, और उसके जो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं नजर आ रहा। लेकिन साकिब भाई एक और काम जो पीटीआई कर रही है वो ये कह रहे हैं इसमें मुमकिन है। अच्छा, क्योंकि आप देखें कि इसमें मुमकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था बल्ले का, और वो 10 या 12 जनवरी को वो सुप्रीम कोर्ट से भी डिसाइड हो गया। तो इट मीन के 12, 14 या 16 दिनों में डिसाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आया, 2 दिन वो लगातार बैठे, फैसला कर दिया। तो अर्जेंसी है, अर्जेंसी की वजह से मेरा यह ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। लेकिन अगर ये फैसला ना हुआ, अगर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड ना हुआ और आज़ाद लोगों को कहा गया कि आपने 8 फरवरी के बाद 3 दिनों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाना है, तो फिर डिजास्टर होगा। फिर नहीं, लेकिन साकिब भाई इसमें एक और बात भी है ना, आज़ाद लोगों की इसमें अब वो पीटीआई ये भी कर रही है कि हम क्यों ना एक और इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लें, हो सकता है वो बिफोर 8 फरवरी ही करवा लें, और उसको फिर उसको इलेक्शन कमीशन से जो है वो रजिस्टर करवा लें, यानी अप्रूव करवा लें कि जी अब ये हमारे होगा। ये इस तरह पॉसिबल हो सकता है अगर ये इस तरह कर लें तो? अच्छा, ये भी नामुमकिन नजर आता है फिजिक्स। अच्छा। उसकी वजह ये है कि कल जो है वो खान साहब ने जेल में बात की, उन्होंने कहा कि मेरे सारे वकील इलेक्शन लड़ रहे हैं, मतलब लतीफ खोसा, शेर अफजल मरवत, शुएब शहीन, बैरिस्टर गोहर, ये सारे अपने अपने हलकों में पहुंच चुके हैं, ये कोई बंदा वहां पे जेल में नहीं आता। उन्होंने कहा मैंने जो केसेस चल रहे हैं क्योंकि रोजाना की बुनियाद अली जफर, सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन, उनको खड़ा किया है। अब इलेक्शन किसने कराने हैं? पीटीआई की टॉप की लीडरशिप तो है ही ये। तो ये क्योंकि इससे कबल भी जब इलेक्शन हुए तो उन इलेक्शन में बहुत सारी कानूनी सुकम रह गया कि वो इलेक्शन उस तरह नहीं हुए, तो अब उसी सुकम के साथ उसी तरह के इलेक्शन कराने हैं, तो फिर तो कराने का फायदा ही नहीं है। अभी फिर उनको फिर उनके अच्छा, इसी से रिलेटेड फिर मेरा तीसरा सवाल है, फिर मैं इमरान साहब की तरफ भी आती हूँ ताकि ये जरा चीज समअप हो जाए। एक चीज और ये हो रही है कि अब चूंकि वो 13 जनवरी का फैसला भी आ गया, जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला बल्ले वाला, तो उसके बाद अब ये भी लोग कह रहे हैं कि ये इंट्रा कोर्ट अपील
अपील फाइल कर दें, नजरसानी अपील फाइल कर दें कि 5 रुकनी बेंच जो है वो इसको सुने। तो अगर इस तरह से कुछ होता है तो उस सूरत में ये भी हो सकता है कि वही इलेक्शंस इनके बहाल करार दे दिए जाएं। आपको लग रहा है कि पीटीआई इस तरफ भी जा सकती है? पीटीआई को मेरा ख्याल में जा सकती भी है और जाना भी चाहिए, और उन्होंने उनको डिसाइड भी किया हुआ है। उनको रिव्यू का ऑप्शन उनके पास मौजूद है, लेकिन रिव्यू में होता यह है कि रिव्यू में बहुत कम चांस होता है कि केस के फैसले में कोई रद्दो बदल हो। अब डिटेल जो जजमेंट आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मजीद रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए हैं। बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तो ख्वाहिश बज़ाहिर ये नज़र आई है कि जो बरतानवी जो जमहूरियत है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसकी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से अमेरिकन के जो फैसले हैं अमेरिका के और वहाँ की जमहूरियत और ये सारी चीज़ें, तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट मेरा ख्याल है कोई बहुत मुश्किल नज़र आता है। कि अगर आप एक सिनेरियो में आपके सामने रखता हूँ, अगर तो जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं जो 8 फरवरी को होने हैं, अगर तो कंपैरिजन किया जाए इन इलेक्शंस का पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस के साथ, तो मेरा यह ख्याल है कि फिर तो पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस को उनको मान लेना चाहिए, क्योंकि जितनी इरेगुलरिटी, जितनी धांधली ज़्यादा और प्री पोल रिग्ड इलेक्शन है, और ये सारे इस पे तनकीद में ये कह रहे थे कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इतना बारीकी से देखा है, लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा है उसके ऊपर फिर सवाल कितने बड़े उठ गए वो नज़रअंदाज किए गए। लेकिन इमरान साहब, अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और मसाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं। आपको लग रहा है कि जो पीटीआई है वो अपने आज़ाद उम्मीदवारों को बचा सकती है असेंबली के अंदर, अगर कुछ जीत के आ भी जाएं इतनी मुश्किलात के बावजूद? देखिए समीना, वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, ये हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि उसकी मर्ज़ी के मुताबिक सारे मामलात हो जाएं, लेकिन क्या करें कि साकिब बशीर साहब कुछ चाहें, अजमल जामी साहब कुछ चाहें, समीना पाशा कुछ चाहें, इमरान याकूब कुछ चाहें। जजों ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने फैसला आइन और कानून के मुताबिक करना है। उन्होंने शवाहिद की बिना पे फैसला करना है, ख्वाहिशात की बिना पे नहीं करना। पीटीआई मेरी इस पर मुख्तलिफ 2-3 अटॉर्नी जनरल जो साबिक हैं उनसे बात हुई है, 5 एडवोकेट जनरल साबिक उनसे बात हुई है, और जो आइनी माहिरीन मुल्क के समझे जाते हैं बड़े, उनसे बात हुई है। मामला ये है कि जो इस वक्त पीटीआई की पोजीशन है इन उम्मीदवारों की, वो किसी तौर भी पीटीआई के उम्मीदवार नहीं हो सकते। इस वक्त वो आज़ाद ही है, उन आइनी माहिरीन के मुताबिक उनको 3 दिन के अंदर अंदर खलफ उठाना होगा। ये बात ठीक है साकिब साहब की कि फिर उस वक्त जिस वक्त पोजीशन होगी, अब देखिए जब रिज़ल्ट आता है तो हमेशा पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यही होता है कि जो पार्टी ज़्यादा सीटें जीतती है वो, या जो पार्टी ज़्यादा रेट लगा ले, वो बंदे इकट्ठे करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन आम तौर पे एज उसी को मिलता है जो हुकूमत बनाती नज़र आती हो। तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई के लिए मुश्किल 8 फरवरी के बाद ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इनमें से जो आज़ाद हैसियत में जीत भी जाएंगे उनमें से बहुत सारे क्योंकि पहली दफ़ा मुंतखब होंगे, और जब पहली दफ़ा मुंतखब हों, और पाकिस्तान में तो सियासत अनफॉर्चुनेटली की ही इक़्तिदार के लिए जाती है, ये मिशन नहीं कोई कर रहे। तो ये जब वहाँ जाएंगे तो इनके लिए जब इन्हें ये नज़र आएगा कि हम हुकूमत में शामिल होकर वज़ीर बन सकते हैं, मशीर बन सकते हैं, अपना अच्छा, तो ये बहक जाएंगे। अच्छा, तो फिर ये लाजमी उधर का रुख करेंगे। और वैसे भी हम नेचुरली भी देखते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो आमतौर पर किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं जामी, लेकिन ये आज़ाद उम्मीदवार वो हैं जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर आ रहे हैं। ये अपने तौर पर अपने नाम के ऊपर या हल्के की सियासत करके, ज़ात बिरादरी की सियासत करके तो नहीं जीत के आ रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, उधर बिलावल साहब जी, जामी मैं बात इसमें यही ऐड कर दूं कि बिलावल साहब भी ये कह रहे हैं कि जी हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ बना लेंगे, इस्तेहकाम वाले कह रहे हैं कि जी वो हमारी तरफ आएंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर ये जो बात की जा रही है कि इस तरह तो एक आपने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए भरपूर रास्ता खोल दिया है कि वाक़तन फिर ये किस किस्म की जमहूरियत की हमने खिदमत की है अगर ये इस तरह का हमने रास्ता खोल दिया तो। हस्बे हाल है, हस्बे मामूल है, कोई नई बात नहीं। 18 में भी जेट उड़े थे, 18 में भी मंडी लगी थी, और 13 में भी यही कुछ हुआ था, 8 में भी कुछ यही हुआ था। हस्बे हाल है, क्योंकि हमारे यहाँ ये अब मियाँ साहब का जो 1997 से 1999 तक का दौर था, उसके बाद जो तजुर्बा रियासत को हुआ वो ये था कि 2/3 वाली कहानी का कोई नहीं है, ये मुश्किल है इसको हैंडल करना। तो इसलिए फिर ऐसा मार्जिन रखा जाता है कि आज़ाद उम्मीदवारों की पार्लिमानी ग्रुप की सूरत में एक प्रेशर ग्रुप हो जो कि हुकूमत बनाने में यकीनी ताउन करे और हुकूमत गिराने में भी यकीनी ताउन करे, सो दैट दे हैव एन एज ओवर द गवर्नमेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यानी जरदारी साहब खुद आज़ाद उम्मीदवारों पर सबसे बड़ी नज़र उनकी होगी और जहांगीर तरीन साहब की भी होगी। नून लीग के लिए इससे मुश्किल होगा
कि ही और शी whosoever is able to win on the PTI's ticket या PTI के प्लेटफॉर्म पे बेसित आज़ाद, उसके लिए नामुमकिन होगा नून लीग से रुजू करना। तो अगर उसको एक तो डिस्क्रेडिट हो जाएगा, अगर उसको कहीं जाना भी है आज़ाद हैसियत में तो वो या JKT या फिर पीपल्स पार्टी की जानिब जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि जहांगीर तरीन सीट एडजस्टमेंट जो नून लीग के साथ उन्होंने कर ली, उसके अलावा उनका बड़ा तकिया होगा 15, 20, 25 आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला के एक बड़ा पार्लिमानी ग्रुप पार्लियामेंट में रखा जाए जो हुकूमत साजी में और वजारतों के उसूल में उनको काम आ सके, और यही ख्वाहिश जनाब जरदारी साहब की होगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस जीतने वाले के लिए होगा जिसने हलफ लेके इमरान खान के नाम पे वोट लिया है और फिर वो अपनी वफादारी बदलता है। उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस डिस्क्रेडिट हो जाएगा, अनरेस्ट आ जाएगी और लान तान का मार्जिन ज्यादा निकलेगा। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। बार बार हम कह रहे हैं, खौफ से या डंडे से आप मामला फहमी नहीं कर सकते, मोहब्बत का प्रचार करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है एक दूसरे को और फिर इसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका जो साकिब बशीर साहब कह रहे थे कि खान साहब कह रहे थे कि मैं तो बात करने को तैयार हूं। ऐसा नहीं है। हम जो खान साहब के आगे चंद एक सहाफी थे जो जब उनसे मिलते थे तो उनसे आगे हाथ जोड़ के कहते थे कि हुजूर, सियासतदान का काम राह निकालना है, मिल बैठना है, आपस में आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करें बजाय से कहीं और देखें। तब वो कहते थे मैं इन चोरों के साथ, इन करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। आज अगर उन्हें याद आ रही है तो दूसरी साइड क्योंकि कहीं और मिल गई, आज वो वहां खड़े हैं जहां खान साहब खड़े हैं। जब तक ये टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस बिटवीन दी पॉलिटिशियंस तय नहीं होंगे, मैं, आप या इमरान साहब यही चर्चा करते रहेंगे, यही रोना रोते रहेंगे। जिम्मेदार सरीहन मेरा सियासतदान है जिसने मुल्क को इस सियासी तकसीम में पहुंचाया है, उनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। राइट। साकिब भाई, मुझे ये कहिएगा कि बहुत सारे केसेस तो चल रहे हैं खान साहब पर और स्पीडी ट्रायल चल रहे हैं अडियाला में, आपको क्या नजर आ रहा है? अब ये इलेक्शन से पहले 9 मई की भी कहा जा रहा है कि फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और भी बाकी केसेस जो है उनके चल रहे हैं। कौन सा केस आपको कंक्लूड होता नजर आ रहा है? क्या ये मुमकिन है कि एक और कोई सजा सुनाई जा सकेगी 8 फरवरी से पहले? और किस केस में आपको लग रहा है कि सबसे ज्यादा खान साहब के लिए मुश्किल है सिचुएशन, वो ज्यादा तगड़ा कौन सा केस है जो आपको लगता है ज्यादा तगड़ा है? पहले तो पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि 4 मुख्तलिफ अदालतें वहाँ पे लग रही थी। 4 जजेस अपने जो उनके कम्प्लेक्स थे वहाँ से निकल के अडियाला जेल पहुँचे थे और उनके तमाम केसेस जो है वो इल्तवा में जा रहे थे, रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ समातें हो रही थी। अच्छा, इसमें जो बात आपने की कि कौन सा केस 8 फरवरी से पहले हो सकता है, 8 फरवरी से पहले एक साइफर का केस है, उसमें हो सकता है कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो, या इद्दत में निकाह वाला केस 31 मार्च तक उसमें स्टे है, उसमें एक 2-3 गवाहों के बयानात होने हैं, उसके बाद केस पे आर्गूमेंट्स होने हैं और कंक्लूड होना है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है रोज़ाना की बुनियाद पर करके या स्टे जो है वो एक्सटेंड ना हो 31 जनवरी को, तो कोई ऐसी सूरत निकल आए। फिर साइफर का केस जो है ये भी बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो रोज़ाना की बुनियाद पर भी वो जज साहब हैं वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग ये भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के और भी केसेस हैं जिन पे जो है वो रोज़ाना समाअत हो रही है और उसमें तवील लंबी तारीखें पड़ रही हैं। इसी तरह ATC के केसेस हैं, एहतसाब अदालत के 2 केसेस हैं, उनमें भी केसेस आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें 8 फरवरी से पहले कोई फैसला जो है वो नहीं आ सकेगा। एक इद्दत में निकाह वाला केस है, उसमें अगर स्टे खत्म हो गया 31 जनवरी को तो फिर आप पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। दूसरा साइफर का केस है, इसमें भी बहुत कम इम्कानात हैं कि 8 फरवरी से पहले जो है वो इस केस का फैसला आ जाए। आखिरी सिर्फ ये पॉइंट कि कौन सा केस है कि जिसपे लीगली वो बहुत मजबूत केस हो। मैं ये कहता हूं कि साइफर का केस कोई बहुत मजबूत केस तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एरर्स हैं कि जो इन्होंने साइफर अपने पास रखा, फिर साइफर गुम हो गया, फिर उसके हवाले से जो डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जो नुकसान हुआ या उसमें कुछ कोताहियों के ऊपर की गई है पाक ठीक है, पकड़ में आ सकते हैं। राइट, ठीक। इसमें एक हद तक जो है वो हो सकता है वो भी सजाए मौत और उम्र कैद का केस नहीं है जिसके हवाले से बहुत ज्यादा बात की जाती थी। वो सिर्फ 2 साल सजा का केस है। अगर सजा हुई भी, मतलब कानूनी तौर पर मैं ये समझता हूं कि अभी तक के जो सबूत प्रूफ हैं वो 2 साल सजा के हैं, और बाकी तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस वो अभी बहुत अर्ली स्टेज में आगे बढ़ेंगे तो उस पर असेस किया जा सकता है। इंशाल्लाह आपसे फिर भी हम रहनुमाई लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया अजमल जामिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन नहीं कर सके मसरूफियात की बिना पर। प्रोग्राम को यहीं पर समेटते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।